वेलकम बैक यूट्यूब माई चैनल। मैं क्लास 7 का जो क्वेश्चन पहले डील कर रखा हूँ उसकी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर आज डील करने जा रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने 2 तक उसको एक्सप्लेन कर दिया था, 3 नंबर आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो भौम जल जो हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं, नीचे धरती के अंदर जमीन के अंदर जो जल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरते हैं और धीरे धीरे रिस कर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। अब बारिश होती है तो वो क्या होता है, गड्ढों में एकत्रित हो जाते हैं और वो नीचे जो मतलब गड्ढे नाले में भर जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे रिसते रहते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, फिर मिट्टी के अंदर रिस रिस कर चले जाते हैं और वो एकत्रित गड्ढों में हो जाते हैं, जिससे संपादन कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। और जब यह रिस के अंदर चले जाते हैं, इस प्रक्रिया से क्या होता है, भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी कि ये जो भौम जल स्तर है ये नीचे कैसे गिर जाता है ना। तो वो हमारा क्वेश्चन है कि भूम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई, जिस कारण बारिश नहीं हो पाती है, अर्थात भूम जल की पुनः पूर्ति नहीं होती है। जब बारिश होगी नहीं तो भूम जल की पुनः पूर्ति कैसे होगी। मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भूम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, तो बारिश की वजह से होती है। इस दूसरी ओर औद्योगिकरण का मतलब है फैक्ट्री वगैरह ये सब लगाना। सड़क निर्माण, जलवाष्प, यानी जलवाष्प होने के भी वजह से, जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प होने से जो नदियों तालाबों में जल होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होगा तो फिर वो नीचे नहीं आएंगे। सिंचाई, खेतों में सिंचाई फसल के लिए होती है तो अधिक ज़्यादा सिंचाई भी होती है तो इससे भी जल में कमी आती है। इत्यादि कारणों के कारण भूम जल स्तर नीचे गिर रहे हैं। ये सभी कारण है कि भूम जल स्तर नीचे गिर रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएं। यानी कि कम से कम जल में हम बगीचे लगाए, किसी भी चीज़ का कम से कम जल में हम बगीचे लगाए, पेड़ पौधे सब्जियां साग ये सब उपजा लें। तो इसके लिए हमको कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो ऐसा तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ों के जड़ों में, यानी कि पेड़ के ठीक जड़ में पानी दे, ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, है ना, और पानी बाहर नहीं जाए और व्यर्थ नहीं हो। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं या फिर वनों से प्राप्त करते हैं। तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, जड़ी बूटी, जंतु, पक्षी, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो वनों से मिलती है। प्रश्न 7, वनों वनों कुछ व्यर्थ नहीं होता है, वनों में कुछ व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। यानी कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। तो वनों में घास छोटे छोटे जीवों का भोजन है ना। घास जो है किसका भोजन है, छोटे छोटे जीवों का है। तथा जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है और वहाँ की सूखी पत्तियां सड़कर मांस बनाने में सहायता करते हैं और मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर हुम्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। यानी कि वहाँ तक के तो मृत जीव जंतु भी है, वो भी क्या करते हैं कि मांस में परिवर्तित हो जाती हैं, हुम्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती है। यहाँ देखा जाए तो कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं हो रहा है ना, सूखी पत्तियां तक भी व्यर्थ नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि वनों में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती है। प्रश्न नंबर 8 है कि अपघटक किसे कहते हैं। ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक, यानी अपघटक किसे कहते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसी को कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं। वैसे प्रकार के जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कहने का मतलब है वैसे जीव जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं ना, ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर हुम्स में परिवर्तित कर देते हैं जो पोषण में सहायक होते हैं। अतः ये
जीवों के वृद्धि में सहायक होते हैं। अतः ये किसके वृद्धि में सहायक होते हैं? जीवों के वृद्धि में सहायक होते हैं। जल और जंगल का ये 9 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के क्या योगदान है ना, या फिर योगदान को समझाएं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तथा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, है ना। और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, यानी कि जब वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पूरी नेचुरली हो रही है, तो उस वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तथा जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब उसके छोड़े हुए ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और ये जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण बस ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। अगर क्वेश्चन सारी समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए सारी फुल्ली एक्सप्लेन और क्वेश्चन आंसर के साथ, तो इस चैनल को SK एजुकेशन गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सारे 7 6 to 10 7 सारे क्वेश्चन 7 8 9 10 सारे का हम क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे फुल्ली एक्सप्लेन करके।